आज की हमारी चर्चा भारत के युवाओं से जुड़े एक बहुत ही जरूरी और कुछ हद तक परेशान करने वाले सवाल पर है कि उनका ध्यान, उनका फोकस लगातार कमजोर क्यों होता जा रहा है। हमारे पास जो सामग्री है वो इस दिमाग की पहेली की कई परतें खोलती है। हाँ। तो आज का मकसद सिर्फ कारणों को जानना नहीं है, बल्कि इस पूरी बड़ी तस्वीर को समझना है कि आखिर एक पूरी पीढ़ी के लिए ध्यान लगाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक पीढ़ी की कोई कमी या आलस का मामला नहीं है। सही बात है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसमें टेक्नोलॉजी है, हमारे दिमाग का जो केमिकल बैलेंस है और समाज की बदलती आदतें सब एक साथ काम कर रही हैं। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे समझने के लिए थोड़ा गहराई में उतरना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली और सबसे बड़ी बात इन दस्तावेजों में सामने आती है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की संस्कृति, यानी हर चीज तुरंत पाने की चाह। हाँ बिल्कुल, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट मनोरंजन, इंस्टेंट सफलता। ऐसा लगता है जैसे धैर्य शब्द ही पुराना हो गया है और इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग के केमिकल डोपामाइन से। बिल्कुल, डोपामाइन को लोग अक्सर खुशी का केमिकल कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा अधूरा सच है। अच्छा। हाँ, रिसर्च बताती है कि डोपामाइन हमें सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद में ज्यादा मिलता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने का जो नशा है वो इसी उम्मीद से जुड़ा है कि अगली रील शायद और भी मजेदार होगी। Exactly. या अगला पोस्ट और भी दिलचस्प होगा। ये असल में दिमाग के लिए एक स्लॉट मशीन की तरह है, जहां आप जैकपॉट की उम्मीद में बार बार वो लीवर खींचते रहते हैं। दिमाग को उस छोटे से इनाम की लत लग जाती है जो बस एक स्वाइप की दूरी पर है, और जब उसे ये तेज और आसानी इनाम मिलता रहता है तो मुश्किल और धीमे काम जैसे कोई किताब पढ़ना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, वो उसे सजा जैसे लगने लगते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दिमाग को जब इस हाई डोज फटाफट मिलने वाले डोपामाइन की आदत पड़ जाती है तो उसकी सहनशीलता का स्तर ही बदल जाता है। गहरे कामों में जो संतोष मिलता है वो धीरे धीरे और मेहनत के बाद मिलता है, लेकिन दिमाग को अब उतना धैर्य रखना मुश्किल लगता है। वो उस चीज की तरफ भागेगा जहां कम मेहनत में ज्यादा तेज इनाम मिले। इसीलिए ये आलस नहीं है, बल्कि एक न्यूरोकेमिकल प्रतिक्रिया है, और आज की टेक्नोलॉजी ने इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना सीख लिया है। तो ये तो हुई हमारे दिमाग के अंदर की केमिकल कहानी, लेकिन जो रिसर्च हमारे सामने है वो बताती है कि एक बाहरी वजह भी है जो इस आग में घी का काम कर रही है, और वो है सोशल मीडिया पर कभी ना खत्म होने वाली तुलना। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। पहले के समय में तुलना का दायरा सीमित था, आपके स्कूल, कॉलेज या मोहल्ले तक। सही बात है। लेकिन आज इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ये तुलना पूरी दुनिया से होती है। हर कोई अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फिल्टर किया हुआ हिस्सा दिखा रहा है। कोई पहाड़ों पर घूम रहा है, किसी को नई नौकरी मिली है, कोई महंगी गाड़ी खरीद रहा है। हाँ, और उसे देखकर मन में पहला सवाल यही आता है, मैं इतना पीछे क्यों हूँ, या मेरी जिंदगी इतनी बोरिंग क्यों है। ये एक ऐसी रेस है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपनी जीत दिखा रहा है, अपनी हार नहीं। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, इसका असर सीधे फोकस पर पड़ता है। जब कोई लगातार ये महसूस करता है कि वो दूसरों से कम है, तो उसका आत्मविश्वास कम होता है और मन में एक स्थायी असंतोष पैदा होता है। ध्यान लगाने के लिए तो एक शांत और स्थिर मन चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये असीमित तुलना उस स्थिरता को ही खत्म कर देती है। दिमाग अपने काम से ज्यादा अपनी कथित कमियों और दूसरों की सफलताओं के बारे में सोचने में ही उलझा रहता है। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। इसमें कहा गया है कि आज एक युवा एक दिन में उतनी जानकारी लेता है जितनी पहले के जमाने में लोग शायद एक हफ्ते या महीने में लेते थे। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। नोटिफिकेशंस, न्यूज़, सोशल मीडिया अपडेट्स, मैसेजेस, जानकारी की एक बाढ़ सी है। क्या हमारा दिमाग इतनी जानकारी संभालने के लिए बना भी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं? नहीं, हमारा दिमाग एक साथ बहुत ज्यादा जानकारी को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है। ज्यादा जानकारी का मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं होता, बल्कि ज्यादा मानसिक अव्यवस्था या क्लटर होता है। जैसे कंप्यूटर की रैम भर जाती है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए जैसे आपके कंप्यूटर की रैम सीमित है और आपने एक साथ 50 प्रोग्राम खोल दिए हैं। नतीजा क्या होगा? कंप्यूटर धीमा हो जाएगा, हैंग करने लगेगा। मतलब दिमाग ये तय ही नहीं कर पाता कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। सब कुछ जरूरी लगने लगता है। ठीक यही होता है।
जब दिमाग पर जानकारी का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी गहराई से सोचने की क्षमता कम हो जाती है। वो बस एक जानकारी से दूसरे पर कूदता रहता है, किसी भी चीज में गहराई तक जा ही नहीं पाता। इसे सतही सोच यानी शैलो थिंकिंग कहते हैं और ये गहरे फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन है। अच्छा, इन स्रोतों में एक और बात लक्ष्यों की कमी को लेकर भी कही गई है, लेकिन क्या ये वाकई एक नई समस्या है? लक्ष्य तो पहले भी लोगों के पास साफ नहीं होते थे। आज ऐसा क्या अलग है जो ये फोकस पर इतना गहरा असर डाल रहा है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। लक्ष्यों का अभाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जो अलग है वो है विकल्पों का विस्फोट। विकल्पों का विस्फोट? हाँ, इसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। आज एक युवा के सामने इतने रास्ते हैं, कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई स्टॉक मार्केट में है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। इतने सारे विकल्प देखकर उलझन पैदा होती है। ये डिसीजन पैरालिसिस वाली बात तो मैं खुद महसूस करता हूँ। कभी-कभी तो नेटफ्लिक्स पर क्या देखना है यही तय करने में आधा घंटा निकल जाता है। करियर चुनना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल, और जब दिशा ही साफ ना हो तो दिमाग भटकता है। फोकस एक दिशा में लगने वाली ऊर्जा है। अगर आपके पास कोई मंजिल ही नहीं है तो आपकी ऊर्जा 100 अलग-अलग दिशाओं में थोड़ी-थोड़ी बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ करियर तक सीमित नहीं है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि युवाओं में चिंता, तनाव और अकेलेपन की भावना बढ़ रही है। जब दिमाग अपनी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने में एक तरह के सर्वाइवल मोड में लगा हो तो फोकस जैसे मुश्किल काम के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि समस्या सिर्फ हमारी आदतों या हमारी आंतरिक कमजोरियों की नहीं है। एक दिलचस्प दृष्टिकोण जो इन दस्तावेजों में रखा गया है वो ये है कि आज की दुनिया को डिजाइन ही हमारा ध्यान चुराने के लिए किया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। इसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी? हाँ, यानी एक अदृश्य बाजार जहां आपकी तवज्जो, आपका अटेंशन ही नई करेंसी है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म इस करेंसी के सबसे बड़े दलाल हैं। उनका पूरा बिजनेस मॉडल इसी पर टिका है कि आपका ध्यान कैसे ज्यादा से ज्यादा देर तक अपनी स्क्रीन पर बांध के रखा जाए। तो ये एक व्यक्ति बनाम एक पूरे सिस्टम की लड़ाई है। एक तरफ एक अकेला इंसान है जो फोकस करना चाहता है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के हजारों इंजीनियर और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका काम ही उसे भटकाना है। हाँ, और जैसा कि स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है, आपके फोकस की कीमत सिर्फ आपको होती है, दुनिया को नहीं। वाह! कंपनियों को आपके भविष्य, आपके लक्ष्यों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस आपका स्क्रीन टाइम चाहिए ताकि वो विज्ञापन बेच सकें। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब कोई बिना सोचे समझे स्क्रॉल कर रहा होता है तो वो सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि वो अनजाने में एक बहुत बड़ी व्यावसायिक लड़ाई का हिस्सा बन रहा है जिसमें उसका ध्यान ही असली उत्पाद है। ये सब सुनने के बाद तो स्थिति काफी निराशाजनक लगती है। तो क्या इसका कोई समाधान है या हमें इस अटेंशन इकोनॉमी के आगे हार मान लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट है। समाधान मौजूद है, लेकिन उनके साथ एक चेतावनी भी है। ये सरल है पर आसान नहीं। सरल है पर आसान नहीं मतलब इन्हें समझने में कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी में उतारने के लिए अनुशासन और इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। तो अगर समस्या दिमाग को डोपामीन की लत और फोकस की मांसपेशी के कमजोर होने की है तो स्रोत में दिए गए पहले दो समाधान सीधे इसी पर चोट करते हैं, डिजिटल डिटॉक्स और डीप वर्क। क्या ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? एक तरह से हाँ। डिजिटल डिटॉक्स यानी दिन में कुछ समय, मान लीजिए 1 घंटा, बिना किसी स्क्रीन के बिताना, जो कि बहुत मुश्किल है। और डीप वर्क यानी रोज 25-30 मिनट बिना किसी भटकाव के किसी एक काम पर ध्यान लगाना, जैसे पोमोडोरो टेक्निक। हाँ बिल्कुल, ये फोकस करने वाली मांसपेशी को मजबूत बनाने की कसरत है। जैसे आप जिम में वजन उठाकर अपनी बाइसेप्स बनाते हैं, वैसे ही बिना भटकाव के काम करके आप अपना ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाते हैं। इसके अलावा शरीर और मन के कनेक्शन पर भी बहुत जोर दिया गया है, जैसे व्यायाम और नींद। हम अक्सर इन्हें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इनका फोकस से क्या सीधा संबंध है? इनका बहुत गहरा और सीधा संबंध है। रिसर्च साफ दिखाती है कि नियमित व्यायाम करने से दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है और ऐसे न्यूरोकेमिकल्स रिलीज होते हैं जो मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव कम करते हैं। तो एक शांत और ऊर्जावान दिमाग के लिए फोकस करना ज्यादा आसान होता है। बिल्कुल। और नींद तो दिमाग के लिए मेंटेनेंस का समय है। जब कोई सोता है तो उसका दिमाग दिन भर की जानकारी को व्यवस्थित करता है, गैर जरूरी चीजों को हटाता है और खुद को अगले दिन के लिए तैयार करता है।
6 घंटे से कम नींद लेना वैसा ही है जैसे आप अपनी कार की सर्विसिंग कराए बिना उसे लंबी रेस में दौड़ा रहे हो। और आखिरी समाधान जो बताया गया है वो है लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता। सिर्फ सोचना नहीं बल्कि इन्हें कागज पर लिखना। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीक है। जब हम किसी लक्ष्य को अपने हाथ से लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग के लिए ज्यादा वास्तविक और ठोस बन जाता है। वो सिर्फ एक हवाई विचार नहीं रहता। सही कहा। लिखा हुआ लक्ष्य एक लंगर की तरह काम करता है जो भटके हुए मन को एक दिशा में खींच कर रखता है। ये आपको याद दिलाता है कि आपका ध्यान कहाँ लगना चाहिए और क्यों। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि युवाओं का ध्यान भटकना किसी एक वजह से नहीं हो रहा। ये एक बहुआयामी समस्या है जिसके पीछे हमारे दिमाग का रसायन, सोशल मीडिया का डिजाइन, जानकारी का विस्फोट और जीवन में स्पष्टता की कमी जैसे कई कारण हैं। बिल्कुल, ये एक तूफान जैसा है जिसमें कई हवाएं एक साथ चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी और उम्मीद की बात इन स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि इस स्थिति को बदलने की शक्ति भारी दुनिया में नहीं बल्कि व्यक्ति के भीतर है। ये आसान नहीं है क्योंकि ये एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जाने जैसा है जो हमें लगातार भटकाने के लिए बना है, पर ये संभव है। और ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। हाँ, और वो प्रश्न ये है कि अगर हमारा पूरा आर्थिक और सामाजिक वातावरण हमें लगातार विचलित करने के लिए ही डिजाइन किया जा रहा है तो क्या अपने ध्यान को नियंत्रित करना और उसे अपनी मर्जी से एक जगह पर लगाना ही भविष्य का सबसे जरूरी और शक्तिशाली कौशल है? और उस समाज का क्या होगा जिसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ये कौशल विकसित करने में असफल रहता है?